जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए होगी। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जिसमें सभी क्वेश्चन MCQ टाइप के लिए गए हैं आपके लिए। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है और आपको जितना रिवाज कर मिले और जितना प्रैक्टिस कर सकें वही इनफ होगा अब आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जिसका प्रश्न का आपको यदि जवाब आता होगा तो उसको आप लोग कमेंट करते चलेंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉल्फ फिच थे। ये किसने कहा था कि फतेहपुर और आगरा लंदन से बड़े हैं? तो ये कहा था रॉल्फ फिच ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि मूर देश का यात्री एवं बभूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था? तब आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। आपको इसी क्लास से 4 से 5 प्रश्न आपके लिए आपके यूपी ट्रिपल सी पैट के पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। हर्ष के दरबार में हेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये पूछा किसने भेजा था, आप कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसने भेजा था, जरा आप कमेंट करके बताएं ये किसने भेजा था। कमेंट करें आप लोग, ये किसने भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में आचार्य दे रखे हैं, सूची सेकंड में सिद्धांत दे रखे हैं। तो चलिए मैच करते हैं इसी के साथ। तो देखिए, जो लकुलीस थे, कौन थे? लकुलीस थे, इनका संबंध था पाशुपत से संबंध था। तो इस तरह से आपका ए का आपका हो जाएगा तीसरा वाला। यदि और नागार्जुन का संबंध किससे था, तब आप कह देंगे इनका संबंध शून्यवाद से था, तब बी का आपका हो जाएगा दूसरा वाला। और आपका भद्रबाहु का संबंध किससे था? तो भद्रबाहु का संबंध था जैन धर्म से संबंध था। तो इस तरह से आपका सी का आपका हो जाएगा चौथा वाला। अब बारी है डी की। तो डी का संबंध आपको पता चल चुका होगा, डी का संबंध हो जाएगा आजीवक से। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा पहला वाला। और ये किस वाले ऑप्शन में मैच कर रहे हैं? तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में ये मैच कर रहे हैं। इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा बात से नहीं की है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुनः ये सूची से सुमेलित आपको करना है। चलिए सुमेल करते हैं इसके लिए। सूची फर्स्ट में क्या दे रखे हैं? एक्ट दे रखे हैं। और सूची सेकंड में ये किससे संबंध है, किसका प्रावधान है, वो दे रखा है। तो चलिए मैच कीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? करें आप लोग मैच, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या आएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? तो देखिए, जो डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, तो इसका संबंध किससे था? इसका संबंध आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना। तो इस तरह से आपका ए का क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा। और भारत परिषद अधिनियम 1909 का संबंध किससे था? तो आप कहेंगे इसका संबंध था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। तो इसका इससे संबंध था। तो इस तरह से बी का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। अब बारी है सी की। तो सी का जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा दैंत शासन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका संबंध 2 से हो जाएगा। तो इसी तरह से आप डी को देखते हैं। तो डी का संबंध किससे हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग, इसका संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान। तो डी का आपका पहला हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कौन से वाले ऑप्शन मैच खाते हैं? तो ये आपके बी वाला ऑप्शन आपका राइट बनता है जाके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शंस। तो इसमें क्या क्या थे? इसके ऑप्शन थे
आपके कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो आपका जवाब इसका क्या हो जाएगा? तब आपका इसका जवाब हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि ये प्रैक्टिस साइड नंबर 8 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए थे। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो आपको ज्ञात होगा चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तब आप कह देंगे ये गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो उन्हें आपके लिए सम्मिलित करना है। तो आपको बताना जतिन प्रसाद किससे संबंधित होंगे? जो जतिन प्रसाद किससे संबंधित हो जाएंगे आपके? जतिन प्रसाद आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? कमेंट करें आप लोग, जतिन प्रसाद का संबंध किससे हो जाएगा? तो जतिन प्रसाद का आपका संबंध किससे होगा? करें, आप लोगों का कमेंट आ चुका है, कर रहे हैं आप लोग कमेंट। तो इसका संबंध आपका किससे होगा? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध जतिन प्रसाद का संबंध किससे हो जाएगा? जतिन प्रसाद का संबंध हो जाएगा भूख हड़ताल से। इन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। और चंद्रशेखर आजाद का संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा मुठभेड़ के दौरान। और अब आपका भगत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? भगत सिंह का संबंध हो जाएगा फांसी से, क्योंकि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त का संबंध हो जाएगा आजीवन कारावास इनके लिए हुआ था। तो इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो अब आप क्या कहेंगे? इसके संस्थापक थे जी.के. गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। सूची फर्स्ट में महासागरीय परिखा दे रखा और सूची सेकंड में स्थान दे रखे हैं। तो इनमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए, एलयूसीएन का संबंध किससे हो जाएगा? एलयूसीएन का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रशांत महासागर से हो जाएगा। इसी तरह से आपका करमेडक का संबंध किससे हो जाएगा? करमेडक का संबंध आपका दक्षिण प्रशांत महासागर से हो जाएगा। और सुंडा का संबंध किससे हो जाएगा? सुंडा का संबंध हो जाएगा हिंद महासागर से। और आइस सैंडविच का संबंध हो जाएगा दक्षिण अंध महासागर से। तो इस तरह से आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। आपको इसी क्लास से आपके लिए डायरेक्ट आपके लिए प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके यूपी ट्रिपल सी पैट के पेपर में। भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तब आपका जवाब होगा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है कि बाण सागर परियोजना स्थित है, तो ये किस नदी पर स्थित है? आप लोग कहेंगे ये सोन नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है गंगा मैदान की, तो उसे कहते हैं बांगर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि केंद्र शासित राज्यों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है? सबसे कम नगरीकृत पूछा है, तब आप कह देंगे अंडमान और एवं निकोबार द्वीप। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम पूछी गई है। तब आपका जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। और सबसे अधिक किस जनपद में है? तो आप जरा कमेंट करके बताएंगे, जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे कम किस जिले की है? सबसे कम तो आपकी होगी, सबसे अधिक किस जिले की हो जाएगी? तो सबसे अधिक आपको बताना है कमेंट करके, सबसे अधिक जनसंख्या आपको इसमें बताना दर किसकी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी नहीं पूछी गई है, तब आप कह देंगे फटाक से ज्वार नहीं है। अगला है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला प्रश्न है कि अगला है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तब आपका जवाब हो जाएगा आरबीआई है। चलिए अगला प्रश्न। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया था 1993 में। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि
ये कथन ए दे रखा है, ये कथन कारण आर दे रखा है, तो इसके उपरांत आपको जवाब देना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केंद्रीय कानून का सामान्य वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। पहला वाला कथन तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो दूसरा वाला भी ठीक है, दूसरा वाला जो व्याख्या करता है इसकी ठीक व्याख्या करता है, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ये कौन सी सूची में दे रखा है, ये दे रखा है 7वीं सूची में दे रखा है। और 8वीं सूची में क्या दे रखा है, जरा आप कमेंट करके बताएं 8वीं सूची में क्या दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में। चलिए अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को तो क्या दर्शाता है, अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है, तब आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा राज्यों का एक संघ घोषित करता है। क्या चीज़, आर्टिकल 1 करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो विषाणु जनित नहीं पूछा गया है, तब आप कह देंगे 6 रोग नहीं है। अगला है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं, अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगला है कि दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तब आप कहेंगे किसके द्वारा होता है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अपकेंद्रीय के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि √2 का मान दशमलव के 8 अंकों तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए √2 का जब आप मान आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.41421356, अर्थात पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वह संख्या क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको x मान लेना है, क्या करना है आपको इसमें x मान लेना है। तो देख लेते हैं, तो क्या ये 8 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे 8x करेंगे, ठीक है। कितनी पूछी, 4 जोड़ा जाता है, 4 इसमें जोड़ देंगे बराबर x मान लेंगे अपना 100 मानेंगे इसमें, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 8x बराबर कितना आ जाएगा, 100 में से ये आप लोग 4 घटाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 से 96 को काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपकी x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो 12 आपका कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाएगा, a² बटा b² प्लस b² बटा a² प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपना आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल इसका क्या आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा, ब्रैकेट करेंगे तो a बटा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, प्लस b बटा आपका a आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जब ये होल स्क्वायर हटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा a बटा b प्लस b बटा a, यही ये आप देखना कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, a बटा b प्लस b बटा a कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके 4th वाले ऑप्शन में दे रखा है। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 11 परिणामों का औसत कितना, 50 है। पहले 6 परिणामों का औसत कितना, 49 है, और अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना, 52 है। तो छठे परिणाम का मान कितना होगा, चलिए इसे भी करते हैं। तो छठे का मान क्या हो जाएगा,
तो आप इस तरह से इसे करेंगे। देखिए, तो आप इसे किस तरह से करेंगे, आप करेंगे तो कितना है, तो 6 परिमाणों को पूछा है तो 6 करेंगे अपना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 49 से गुणा कर देंगे, 49 से आप गुणा करेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर ये आप जो 6 देख रहे हैं ये लिखेंगे आप लोग। और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसे 52 से गुणा कर देंगे। कितने से, 52 से गुणा कर देंगे। 52 से गुणा करेंगे और फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि घटाना है आपके लिए। तो आपका आ जाएगा 11, ये 11 ले लेंगे, 11 परिणाम। फिर क्या करेंगे, 50। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। इसके अब जब सॉल्व करेंगे आप लोग, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा 6 गुणे 49 में गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 294 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 294 आ जाएगा। प्लस का सिंबल लगाएंगे, 6 की 52 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 312 आ जाएगा। कितना आएगा, 312। माइनस का सिंबल लगाएंगे, 11 पंजे कितना होता है, 55 होता है, तो आपका 550 आ जाएगा। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे आपका 294 में 312 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 606 आ जाएगा। और माइनस 550 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 606 में से 550 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका 56 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यांश प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो आप किस तरह से करेंगे, तो 45 ग्राम है तो इसे आप क्या करेंगे, तो 45 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कितना, 320 ग्राम है तो आप क्या करेंगे, 320 ग्राम को लिखेंगे, 320 ग्राम लिखेंगे। फिर आप इसमें 45 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 45 को ऐड करेंगे और गुणा 100 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे 100, ठीक है। इस तरह से 45 की 100 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। और ये 320 में 45 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 365 आ जाएगा। अब 365 को आप लोग काटेंगे, ये अपना कितने से कट रहा है, 5 से काटते हैं इसके लिए। तो 5 सत्ते कितना होता है, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। और 5 नेम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, 900 के लिए 73 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, तब जब इन्हें डिवाइड करेंगे आप लोग तो इनका आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा 12.33% आ जाएगा जब आप 900 को लिए 73 से भाग करेंगे। इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत की खोज किसकी कीर्ति है। जो भारत की खोज जो पुस्तक के जो लेखक हैं किसने लिखी थी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करें जरा आप लोग, आपका जवाब क्या होगा, कमेंट कर दें आप लोग जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस क्लास को। तो आपका जवाब आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकतिक को पहचानिए। ये आपका ये हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आ बैल मुझे मार। पहला ही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। तो विधात्री का आपके लिए पुल्लिंग बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा विधाता। विधात्री का क्या हो जाएगा, विधाता हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा गया है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा हमारे पास समय कम है। ये आपका ठीक है, कल लोगों की भीड़ जमेगी। तो बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा यही आपका अशुद्ध है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भावी का आपके लिए विलोम शब्द बताना, वो वाली भाभी नहीं, भाभी का बताना है, भैया वाली भाभी कहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतीत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो पार्ट का पेपर होगा उसमें एक पैसेज होगा, उस पैसेज को पढ़ने के उपरांत आपके लिए प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, व्हाई
इज इट बीइंग सेड दैट ही मा अचीव एन इम्पॉसिबल फीट। तो आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब इसका हो जाएगा सी इम्प्रूव्ड हर स्किल्स विद ट्रेनिंग। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला इसमें आपको क्या बताना है? सेंटेंस आपको कंपैरेटिव फ्रॉम द सेंटेंस। तो इसमें आपको सेंटेंसेस का बताना। ही इज एज वाइज एंड सोलोमन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोलोमन इज नॉट विजर देन ही इज। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। ही टैम्स एनिमल्स बिकॉज़ ही। तो यहाँ आपका क्या आएगा? यहाँ आपका आ जाएगा इज फॉन्ड ऑफ देम। तो इस तरह से आपका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि मंजीत सेड टू अनीसा काल यू प्लीज ओपन द विंडो। क्या चीज? विंडो। विंडो किसे कहते हैं? दरवाजे के लिए कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकिंग रिक्वेस्ट। क्या की जाएगी? रिक्वेस्ट। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। इसे आपको क्या करना? पैसिव करना है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। क्या उसने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। निर्देश दिए गए कथनों से सत्य मान लीजिए भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ये आपके कथन दे रखे हैं, ये आपका निष्कर्ष दे रखा है। तो कमेंट करेंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। सभी बर्तन पॉट हैं। क्या चीज? ये मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक है, और ये सभी क्या आ जाएंगे? ये सभी पॉट हो जाएंगे, ठीक है। सभी पॉट गीली मिट्टी हैं। तो आपका तो इसका भी आपको डायग्राम बनाएं। तो सभी पॉट गीली मिट्टी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी बर्तन गीली मिट्टी हैं। पहला वाला आपका ठीक हो जाएगा। कुछ गीली मिट्टी पॉट है। इस तरह से दूसरा भी आपका कथन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से इसके दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जो कि आपका रीजनिंग का है। निम्न में से क्या शेष अलग है? देखिए ये कुत्ता है, ये बकरी है, ये गाय है और ये आपका शेर है। तो इसमें सबसे अलग आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अलग कौन सा होगा? तो सबसे अलग आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट करें जरा आप लोग। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। तो कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कमेंट करें आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा सही जवाब इसका? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा शेर। देखिए ये कुत्ता दे रखा है, ये बकरी दे रखी है, ये गाय दे रखी है। शेर क्या है? ये आपका बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। परिवहन का संबंध किससे है? माल से। तो बैंक का संबंध किससे हो जाएगा? परिवहन क्या करता है? परिवहन क्या करता है? माल ढोता है। बैंक क्या करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? बैंक धन। क्या हो जाएगा इसका आपका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा धन। तो इस तरह से अपने 50 MCQ कितने 50 MCQ की ये श्रृंखला अपनी कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक जो भी भाई बहन इस क्लास को देख रहे हैं यदि क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी क्लास से आपके लिए 5 क्वेश्चंस आपके यूपी पैड के पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इतनी बात का आप लोग विश्वास करें, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जो आपका एग्ज़ाम
6 और 7 सितंबर को पैट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।